एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में, यानी कि उद्देशिका, है ना। और ये उद्देशिका जो है किस वजह से संविधान में रखी गई है, इसके बारे में जानेंगे। किसने इसे लाया, इंट्रोड्यूस किया संविधान निर्माताओं के सामने, और कैसे जो है इसको संविधान में अपनाया गया, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले कि हम उद्देशिका को जाने, ये जान लेना जरूरी है कि उद्देशिका लाया ही क्यों किया गया है, क्यों, किस उद्देश्य से लाया गया है, इसको ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं या आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना, कोई ना कोई कारण होता है, उस काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी काम से हम लोग क्या करते हैं, उसी उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, उस एग्जाम को निकालना, है ना। बिना उद्देश्य के तो कोई कुछ करता नहीं है। वैसे ही जब संविधान बनाया गया तो उसके पीछे भी उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, वही है ये हमारी भारत के संविधान की उद्देशिका। ठीक है, कि भाई उद्देशिका बताता क्या है कि ये जो चीज बनाई गई है या ये जो काम किया गया है वो किस पर्पस से किया गया है, मोटिव क्या था इस चीज का, ये करने का। ठीक है, वही बताती है हमारी उद्देशिका। ठीक है, और देखा जाए बेसिकली कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है वो पूरे संविधान का सार बताता है कि हमारे संविधान में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन क्षेत्र में कानून बनाए गए हैं, किन किन चीजों की व्यवस्था की गई है, इन सब के बारे में ब्रीफ में हमारी उद्देशिका बताती है। ठीक है, और हमारी उद्देशिका में जितने शब्द हैं उन सब का एक अर्थ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को भी जो है इसमें जगह दे दी गई है, हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। इसी रीजन से क्या किया गया है, उसको उसमें समाहित किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है वो कहती क्या है। लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी संविधान की उद्देशिका को संविधान के सामने, संविधान निर्माताओं के सामने इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो करने वाले कौन थे, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी ने क्या किया था, इसको पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को क्या किए, इसको पेश किए और संविधान में अपनाने के लिए लोगों के सामने रखे और इसे अपनाया भी गया, है ना। अब देखा जाए तो ये जो उद्देशिका है वो ली कहां से गई है, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये सारी चीजें जो हैं, एक एक जो पॉइंट बता रहे हैं हम, वो हर किसी न किसी एग्जाम में आया जरूर है। ठीक है, तो इसको जानना चाहिए, और नहीं भी आया है तो भी इसको जानना ही चाहिए। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको अपना संविधान जानना है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको जानना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो जानना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि हमारी भारत का संविधान कहता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, क्या लिखा है, हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी क्या क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है,
अब देखा जाए तो कह क्या रहा है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता, ठीक है, भारत की जितनी जनता है वो सब मिल करके भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का? कि भारत पर भारत की जनता का शासन है, न कि किसी और का। ठीक है, कि जब अंग्रेज देश आजाद करके चले गए तो अब जो है हम क्या है, पूरी तरीके से आजाद हैं, हमारे ऊपर खुद का शासन होगा और हमारी चुनी हुई सरकार क्या करेगी, हमारे लिए नियम कानून बनाएगी। इसका मतलब यही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या, कि हमारे ऊपर हमारा शासन है, न कि किसी और का। ठीक। दूसरी चीज क्या कह रहा है, समाजवादी, यानी कि समाज में जो है हम किस तरह का समाज चाहते हैं कि भाईचारे की भावना बनी रहे, समाज में एकता बनी रहे, सभी लोग मिलजुल करके रहें। ठीक है, यही क्या है, समाजवादी का उद्देश्य है। फिर क्या कह रहा है, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत में सभी व्यक्ति समान रूप से देखे जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये धर्मनिरपेक्ष लाया क्यों गया है, रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है कि भारत की जो जनता है, विविधताओं वाला देश है भारत, और हर जगह आप थोड़े थोड़े जगह पे जाएंगे तो आपको हर कद काठी के लोग मिलेंगे, हर सभ्यता वाले मिलेंगे, हर संस्कृति के लोग मिलेंगे, हर जाति धर्म के लोग मिलेंगे। इतनी सारी विविधता देखने को मिलती है भारत में, जितनी विविधता कहीं किसी और देश में आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, जितनी भारत में मिलती है। उसके बावजूद भी हम सभी लोग मिल करके इतने अच्छी तरीके से रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा संविधान ही इतना अच्छा है। ठीक है, बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। और देखा जाए तो इतनी विविधता इसलिए अपनाई गई है क्योंकि हमारे संविधान को जब लागू कराना था या देश को जब आजाद कराना था तो सबने अपना सहयोग दिया था। ठीक है, यही रीजन है कि हमारे देश में जो है हर धर्म, जाति, रिलीजन, हर तरह के लोगों को क्या किया गया है, जगह दी गई है। ठीक है, तो इस वजह से भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म समान रूप से जो है अपने अपने धर्म को मानने के लिए सबको छूट मिली हुई है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब यह है कि भारत पे भारत की जनता का शासन है और चुनी हुई सरकार। भाई हम लोग किसी को क्यों चुनते हैं, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी चुनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष चुनते हैं, है ना, मेयर चुनते हैं, या फिर हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं। चुनते क्यों हैं, कभी सोचा है आपने क्यों चुनते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? जिसको पता है उसकी बात नहीं, जिसको नहीं पता है उसके लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, क्यों चुनते क्यों हैं, रीजन क्या है? एक पार्षद को क्यों चुनते हैं, एक गली मोहल्ले के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं हम? रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि हमारा स्ट्रक्चर इतना बेहतर है संविधान का कि आपके लिए एक एक प्रतिनिधि चुना गया है कि वो क्या करे, उस जनता की आवाज को सरकार के सामने रखे और संविधान के अनुरूप नियम कानून बनवाए। इस वजह से, है ना, देखा जाए अगर तो भाई पार्षद जो हैं वो उस मोहल्ले की निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं, कोई व्यवस्था खराब है तो उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ऐसा होता तो नहीं है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखा जाए तो यत्र प्रजा तत्र राजा, है ना, जैसी प्रजा रहेगी वैसा राजा रहेगा। अगर आप ये जान जाएं कि आपके अधिकार क्या हैं और क्यों आप किसी को वोट दे करके चुन रहे हैं, उस दिन से सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर हर जनता अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, तो उस दिन से सारी व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। अगर सारे मिल करके, अगर आपके पार्षद या नगर पालिका अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे, आप मिल करके जाइए, उनके वहां जाइए, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन लोग करते क्या हैं, एक सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चलते बनते हैं। वो उतने में ही खुश हैं, है ना, वो उतने में ही खुश हैं। यही रीजन है
भाई आप नहीं जागरूक होंगे तो अगला क्या करेगा, वो मलाई खाएगा, है ना ऐसा। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अगर आप किसी पार्षद के यहाँ पहुंच गए, सारे लोग मिल करके किसी सभासद के यहाँ पहुंच गए कि भैया ये काम कराना है मोहल्ले में, ये चीज खराब है, हिम्मत नहीं होगी उनकी कि वो मना कर दे। अगर सारे उस मोहल्ले के लोग जुट करके चले जाएं उनके वहां, उनको कराना ही पड़ेगा। लेकिन लोग अवेयर नहीं है इस बारे में। यही रीजन है कि वो लोग जो हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लोग भी, कि जब आपको कोई मतलब नहीं है तो उनको क्या मतलब। सुधारिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, सुधारेंगे नहीं, व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यत्र प्रजा तत्र राजा, है ना। जैसी हमारी प्रजा रहेगी वैसी सरकार रहेगी, ठीक है। अगर आप देखा जाए कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो एक नॉर्मल से इन्वायरमेंट को लेकर के प्रधानमंत्री वगैरह बदल दिए जाते हैं, और यहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत बुरा हाल है ना। तो सुधारने की जरूरत किसको है, हम आप सबको मिल करके, ठीक है। किसी एक के करने से कुछ नहीं होने वाला, सबको मिल करके, सबको जागरूक हो करके सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा सब कुछ, ठीक है, और सुधरेगी चीजें, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, आगे हम लोग समझते हैं कि आगे की क्या क्या चीजें और हमारे संविधान में कही गई है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बनाने के लिए, यानी इतनी सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, है ना, हर एक शब्द का एक अर्थ है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा उनके समस्त नागरिकों को, ठीक। अब क्या देने की बात कर रहा है समस्त नागरिकों को, तो कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। यानी कि कितने तरह की न्याय की बात कर रहा है, 3 तरीके की, 3 तरह की न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की समता, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कि समाज में सबको जो है एक समान ट्रीट किया जाएगा, सबको जो है कमाने का अवसर दिया जाएगा, और सबको जो है राजनीति में भी समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है, ये बात करता है। और क्या कह रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि अपने विचार, आप अपना थॉट डेवलप कर पाए, इसकी आजादी है आपको, और अभिव्यक्त कर पाए, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, आर्टिकल 19 है ना। तो वही कह रहा है कि भाई अभिव्यक्त करने की आजादी है आपको, कि अपने विचार को आप दूसरे के सामने रख पाए। जब तक आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक किसी का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की भी आजादी है, विश्वास, है ना, आप फेथ कर सकते हैं किसी चीज पे, धर्म, आपको कोई भी धर्म मानने की आजादी है, और उपासना, पूजा पाठ करने की भी आजादी है, की स्वतंत्रता, ठीक है। कितने तरह का न्याय, 3 तरह का न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब ये क्या कह रहा है कि सबको जो है प्रतिष्ठा के साथ, मान सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, और समान रूप से लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी दिया जाए, इसकी भी क्या है, समानता का अधिकार जो है सारे भारत के नागरिकों को दिया गया है, ठीक है, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में क्या चीजें, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, यानी कि सबको जो है गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कौन बताता है, ये आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, ठीक है। जब आर्टिकल 21 पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे प्राण और देह की स्वतंत्रता है क्या, ठीक। आगे क्या कह रहा है, राष्ट्र की एकता, यानी कि, और अखंडता, यानी कि पूरे देश को एकजुट होकर के, और अखंडता, हर एक भाग भारत का अभिन्न अंग है, और बिना उसको अलग किए क्या करने का, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी भाईचारे की भावना बढ़ाई जाए सबके अंदर, ठीक है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, ठीक है, यानी कि पूरी जनता जो है हमारी भारत की जनता, वो क्या करेगी, दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, अब ये जो डेट है वो क्या है, बताए थे ना हम,
इसी दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमारा संविधान इस दिन पारित हुआ था, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, बन करके तैयार हुआ था हमारा संविधान। और देखा जाए तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन, है ना। 2 साल 11 माह और 18 दिन, ठीक है, लगा था टोटल भारत के संविधान को बनने में। और इस दिन जो है क्या हुआ था, बन करके रेडी हुआ था। इसीलिए कह रहा है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी कि लिखा जाता है, अधिनियमित करते हैं यानी कि कानून बनाया जाता है, और आत्मार्पित करने का मतलब अपने आप को समर्पित करते हैं, पूरी देश को समर्पित करते हैं, ठीक है। यही कह रहा है हमारी प्रस्तावना। और एक छोटी सी चीज जो है, जो मैंने इसमें छोड़ दिया, कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि जोड़ी गई थी कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कि आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। कौन से संशोधन द्वारा, 42वां 42वें अमेंडमेंट से, ठीक है। क्या क्या चीजें, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, 3 चीजें जोड़ी गई थी। इसको वहीं पे मेंशन कर लीजिएगा अगर आपके पास वेयर एक्ट है तो, या नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है, वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। वापस एक बार रिवाइज करा दें, क्या कह रहा है कि हमारी संविधान की उद्देशिका बताए हैं हम कि किस लिए बनाया जाता है। तो संविधान बनाने का क्या उद्देश्य था, क्या चीजें इसमें समाहित करनी चाहिए, संविधान निर्माताओं के आगे का विजन क्या है, उन सब के बारे में हमारी संविधान की उद्देशिका बताती है, प्रियम्बल बताता है, ठीक। और है क्या इसमें कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत की पूरी जनता क्या करना चाहती है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उन समस्त नागरिकों को 3 तरह की न्याय, कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, कौन कौन सी, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके एतद द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को समर्पित करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा भारत के संविधान की उद्देशिका। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक शब्द समझ में आया होगा, उद्देशिका के बारे में पता चला होगा, और पता चला होगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेंस के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे साथ और पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।